हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि उसकी शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, जहां वो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पति जो उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखेगा, खुशी हो या गम, हर समय उसका साथ देगा। वो अपने ससुराल वालों के बारे में भी सोचती है। उसके सास ससुर कैसे होंगे? क्या वो भी उन्हें बेटी जैसा प्यार देंगे, उससे अपनापन रखेंगे? उसे ये विश्वास जरूर है कि नए परिवार, नए माहौल में ढलने के लिए उसका पति उसका सहायक होगा। लेकिन क्या हर लड़की के ख्वाब पूरे होते हैं? शशि के ख्वाब भी अधूरे रह गए। ढेर सारे सपने और अरमान लेकर वो ससुराल आई थी। घर में सास ससुर के अलावा देवर और ननद भी थी, लेकिन पति बेरोजगार था। ससुर रिटायर्ड जज थे। घर में ससुर की ही चलती थी। लगी लगाई नौकरी भी छोड़कर आई थी। उसके बाद घर में कैद ही होकर रह गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि पति छोटी छोटी बात पर उसे पीटने लगा। पति और घर के लोगों का व्यवहार इतना बुरा हो गया कि उसे अपनी जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी। He slapped me. उन्होंने कहा कि तुम्हें जिद ज़्यादा है छोटी छोटी बातों में, जैसे घर की बातों में। जैसे वो गए, कपड़े निकाल दिए हमने, उन्होंने कहा मुझे नहीं पहनना। खाना बना दिया, अब रो रहे हैं तो बहस होने लगेगी। बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बातें हों, कभी कभी छोटी छोटी बातों से। फिर एक आध बार फादर इन लॉ ने बिठा के लेक्चर दिया, भाई लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, भी आप कोऑपरेट करिए घर के अंदर। कुछ नहीं है, अगर नहीं भी हस्बैंड है ड्रिंक करो। तो हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमने कहा विदाउट कंपनी हस्बैंड है नहीं और ये ड्रिंक्स करें, ये सब कुछ माहौल अजीब सा लग रहा है। कहे तो किसे कहे, आवाज उठाई तो ससुराल वालों ने तलाकनामा सामने रख दिया, घर में बंद कर दिया। किसी तरह से शशि मायके आ गई। समझौते की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुई। जब ये लड़की साल भर की हुई तो मैं भोपाल दोबारा गई, सोच के कि शायद वहाँ पर अब कुछ सेटलमेंट हो जाए, या वहाँ जॉब के लिए अलाउ कर दें, या सेंट्रल स्कूल जैसे मैं कर रही हूँ तो वहाँ अगर जॉब कर लूँ तो शायद कुछ बेटर सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि हस्बैंड फिनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने सोचा कि एक फैमिली बन जाएगी। तो वहाँ गए तो उन लोगों ने वर्स्ट बिहेवियर रखा। पहले तो बंद ही कर दिया एक रूम में, बच्चे के साथ कहने लगे कि हम किसी को मिलने नहीं देंगे जब तक कि तुम डिवोर्स पे साइन नहीं करोगे, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। शशि ही क्यों, राजस्थान की नौरती के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका पति भी कोई काम नहीं करता था। दिन को मारपीट और रात को जबरन सहवास। मेरे पति कमाता नहीं है, झूठ बोल दिया था जब शादी के टाइम कि लड़का काम करता है, किसी दुकान पे काम करता था, वैसे ही लगा हुआ था दुकान पे। और जब मैं ससुराल गई, जिसके बाद से मेरा पति काम नहीं करता है, ऊपर से मारपीट करता है। काफ़ी मेरे को 3-4 साल मैं वहाँ रही हूँ, उन दिनों में उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी तो खुश रखा हो। नौरती की शांत जिंदगी में जहर घुलने लगा। भागकर मायके आ गई, वहाँ भी वही हाल। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि भाई तुम ससुराल जाओ, हमने शादी कर दी तुम्हारी। अब ससुराल में पति तंग करता है, पियर में घर वाले बोलते हैं कि ससुराल जाओ, तो कहाँ जाएं, हमारे लिए कहाँ जगह है। और यहाँ पर भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, क्योंकि इस खटिया पे ही मैं सोती हूँ। यही कमरे में हम अंदर मेरे भाई भाभी सोते हैं। भाई की शादी बाद में करी, वो भी मैंने ही, और मैंने इतना अपने आप को सोच लिया कि मैं कमा के खाऊंगी, मुझे पति के साथ नहीं रहना है। वो एक तो मारपीट भी करेगा और ऊपर से रात भर उसके साथ सो, तो ये मेरे को वो नहीं है। अगर इंसान दिन में कमाने जाएगा और रात को उसके साथ सोएगा तो क्या इंसान कर सकता है कुछ? महिलाओं की इस त्रासद स्थिति के शशि और नौरती तो केवल उदाहरण हैं। दुख तो यह है कि उनके साथ इस तरह से व्यवहार करने में पति भी शामिल थे। हमारे समाज में चारों ओर ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जो किसी न किसी रूप में पति या ससुराल, यहाँ तक कि खुद मायके में प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन केवल मारना पीटना ही घरेलू हिंसा नहीं है, ताना देना और अपमानित करना भी घरेलू हिंसा है।
हिंसा जो है, जिसे डोमेस्टिक एब्यूज़ कहते हैं, वो कई प्रकार की है। एक तो शारीरिक हिंसा जहाँ पे मारपीट होती है, एक जो है वर्बल एब्यूज़ है जहाँ पे गाली गलौज, बुरा भला कहना, बार बार कहना, कहते ही रहना। इसके साथ साथ हम देखते हैं सामाजिक हिंसा, जहाँ पे पति पत्नी को कहता है कि अब तू इस घर में आ गई है, तू अपने माँ बाप के साथ कुछ संपर्क नहीं रख सकती, या तो अपने बहन भाइयों के साथ कोई संपर्क नहीं रख सकती, तो उनको जाके मिल नहीं सकती, उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, उन्हें चिट्ठी पत्र नहीं भेज सकती। इसके बाद आती है फाइनेंशियल एब्यूज़, जहाँ पे स्त्री को या पत्नी को कितना पैसा दिया जाता है उसके ऊपर बहुत कड़ी बंदिश है कि तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, इससे तुमने पूरा घर चलाना है, और उस पैसे के अगर आपने 500 रुपये दिए तो 500 रुपये का पूरा हिसाब मांग रहे हैं। अगर उसमें से कुछ पैसा कहीं वो अकाउंट नहीं दे पाई ठीक से, तो उस बात पे गाली गलौज, मारपीट शुरू हो गई। उसको उसकी अपनी निजी ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं देना, ये भी एक प्रकार की एब्यूज़ है। और साथ ही साथ जो मेरे हिसाब से अत्यंत महत्व रखती है, उसे मैं कहूँगा इमोशनल या भावुक दुर्व्यवहार या भावुक हिंसा, इमोशनल एब्यूज़, जहाँ पे आप हर चीज़ से, अपने हर शब्द से, अपने हर व्यवहार से उसके दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं कि एक समय के बाद जो पत्नी है या स्त्री विवश हो जाती है, कहती है मेरी तो ज़िंदगी यही है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो मैं इसी को सह के जब तक मरूंगी नहीं, इसी घर में रहना, तो क्यों ना मैं इसको सहती रहूं। तो इसे मैं कहूँगा इमोशनल एब्यूज़। तो इस सब चीज़ों को मिलाकर जो है हम इसे पारिवारिक हिंसा कह सकते हैं, मगर ये सब जो अलग अलग पहलू हैं ये अपने आप में भी बहुत महत्व रखते हैं। जब हम आर्थिक हिंसा की बात करते हैं तो सामान्यतः ये समझा जाता है कि केवल पति पर आश्रित पत्नी ही इसका शिकार होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कामकाजी महिला भी इसका शिकार होती है। उसे उसी की कमाई से जेब खर्च की तरह पैसे दिए जाते हैं। घर का काम भी करती है और बाहर सैलरी जॉब भी करती है, तो भी नोबडी एडजस्ट टू द फैक्ट दैट दो काम करने होते हैं। घर पे उतने ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं एज इफ शी डजंट हैव वर्क आउटसाइड ऑफ होम, और वो करने के बावजूद भी अपनी तनख्वाह में से उसको अपने लिए कुछ रखने का अधिकार नहीं होता। घर की ज़रूरतों के लिए भी जब उसको कोई चीज़ मोल लेनी होती है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, और वो परमिशन कई बार नहीं मिलती। दे मे बी थिंग्स ऑफ यूज टू हर, थिंग्स ऑफ ग्रेट नीड फॉर हर, लेकिन नहीं मिलती। उसकी अपनी हेल्थ के लिए पैसे नहीं मिलते। गौर से देखें तो हमारे आसपास रहने वाली ज़्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब करीब आधी विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। भारत में घरेलू हिंसा को लेकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन के सहयोग से इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमायोलॉजिस्ट्स नेटवर्क ने हाल ही में किए अपने सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकाला है कि कम से कम 50% महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे कभी न कभी घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक 44% महिलाएं मनोवैज्ञानिक घरेलू हिंसा से गुजरती हैं। अपने वैवाहिक जीवन में 40% महिलाओं ने शारीरिक घरेलू हिंसा को झेला है। करीब 50% महिलाओं का कहना है कि गर्भवती होने के दौरान वे शारीरिक घरेलू हिंसा की शिकार हुईं। 20% महिलाओं का कहना है कि उनके पति दहेज की मांग करते हैं। आमतौर पर महिलाएं मानती हैं कि घरेलू हिंसा महिलाओं के जीवन की नियति है। 21% महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके साथ हुई घरेलू हिंसा की बात किसी को खबर नहीं। केवल 58% महिलाओं ने माना कि उनके मायके और ससुराल वालों को उनके साथ होने वाली इस प्रकार की हिंसा के बारे में खबर है। 59% मामलों में तो इसके बारे में पड़ोसियों तक को भी खबर नहीं होती। अखबार पलट कर देखें तो शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब महिलाओं को दहेज के लिए जला डालने, उनकी रहस्यमय स्थिति में मौत होने की खबर हम ना पढ़ते हों। ये मुझे हमेशा शुरू से मारते आया है। पहली रात से इतना इन्होंने मुझे मारा है। सबके सामने मारते थे, अपनी बहन, जीजा, उसके बच्चों के सामने बहुत मारते थे। हम फिर हनीमून पे यूरोप गए, वहाँ चाचा जी के यहाँ रहते थे हम।
उनके सामने भी मारते थे, मुझे गालियाँ देते थे। फिर हम वहाँ से पेरिस गए, उनकी बुआ के घर आए, वहाँ पे भी खूब मारते थे मुझे, एकदम मारते रहते थे। घर की नौकरानी बनाया हुआ था, खाने को कुछ नहीं देते थे, कभी नहीं देते थे। और मैं या तो मम्मी के घर जाके खाना खा के आती थी, कहीं जाने भी नहीं देते थे। फिर पागल पागल कहता रहता था, छोटे छोटे बच्चे भी पागल बोलते रहते थे, कोई इज्जत नहीं करता था, कोई कुछ नहीं। ये भी मेरे को बहुत मारते थे, दिन रात मारते, गालियाँ देते थे, दिन रात मारते रहते थे, बस सुबह से लेकर रात तक शराब पीते रहते थे। मैं बहुत तंग आ गई थी इन सबसे, बहुत ज्यादा। मैंने जरूर अपने पर शराब डाली तो जलाने का इरादा नहीं था, मैंने कहा इनको डरा दूंगी, ये समझ जाएंगे, पर नहीं, इन्होंने मुझे आग पकड़ के जला दी माचिस की तीली से। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हीं में से कोई इतना घुटन महसूस करने लगती हूं कि बर्दाश्त न कर सकने पर कोई भी कड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकिचाती। फिर तो उनके नसीब में जेल की कोठरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि हम एक तरफ तो दावा करते हैं कि हम विकसित हो गए हैं, उन्नति कर रहे हैं, फिर अपनी आधी आबादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आखिर क्यों होती है घरेलू हिंसा? क्यों नहीं इस पर काबू पाया जा सकता? मर्दों को गालियां देनी होती हैं और औरतों को सुन लेनी होती है। नाउ दिस काइंड ऑफ अब्यूज टू रिडिक्यूल। अच्छा, ये खाना बनाना भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं कर सकती, और इंसल्टिंग दम, बहुत हो गया, बहुत हो गया, यू नो, दैट्स नॉट ऑफ अ थिंग, नॉट जस्ट in the privacy of their own interpersonal dialogue, but in front of everybody else. अरे तुझे क्या मालूम, तेरी माँ ने क्या सिखाया है तुझे क्या मालूम, तू क्या लेके आई थी? You know, the way in which women are spoken to, so insulting. They're ridiculed all the time. They're humiliated, and there are special ways of humiliating them through body language, through verbal language, through behavioral patterns and so on. क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बाहर से हमारे बच्चे किसी बच्चे से लड़कर आते हैं तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि तुमने यह मारपीट कहां से सीखी, लेकिन ये सोच भी नहीं पाते कि शायद उसने ये आपसे ही सीखी हो। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह हिंसा कम पढ़े लिखे या गरीब घरों में ही होती है, बल्कि पढ़े लिखे और खाते पीते घरों के मर्द भी अपनी पत्नी के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, उसे हेय समझते हैं। एक बहुत कॉमन धारणा है या मानना है कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो नीचे वर्ग वाले लोग हैं, उनके उस वर्ग के अंदर पारिवारिक हिंसा है, उसकी संख्या, उसकी इंसिडेंस, उसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा मूर्खता की बात मैं नहीं समझता कुछ भी होगी। जो लोग ये कार्यक्रम को टीवी में देख रहे हैं वो ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि टीवी पे वो कितने ही लोग देखते हैं। टीवी पे वही लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में कोई स्तर पाया है, बहुत जाने माने हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। कितने उनमें से लोग कितनी महिलाएं इस चीज़ का शिकार हैं और कितने पुरुष इस चीज़ के गुनहगार हैं। वो डॉक्टर हों, लॉयर हों, बिजनेसमैन हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, मीडिया के लोग हों, फैशन वर्ल्ड के लोग हों, डिज़ाइनर्स हों, यूनिफॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड मैं कहूँगा, मैंने क्लिनिक में इन प्रोफेशंस में से या इस वर्ग में से लोगों को देखा है जो बाहर एक जो ढोंग रचाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा कुरेदा जाए तो मालूम पड़ेगा कि उसके नीचे उनके अंदर वही जानवर बसा हुआ है जो सो कॉल्ड नीचे वर्ग में बस रहा है। और जो महिलाएं इस चीज़ को सहन कर रही हैं, टॉलरेट कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, जो भी कारण से, वो भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, सब क्लासेस में पढ़ी लिखी भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं। तो मैं नहीं मानता कि शिक्षा से ज़्यादा समझ आ जाती है, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा समझ आ जाती है, और कम पैसे से फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है और इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अर्चना लांबा को ही ले लीजिए। उसकी शादी धूमधाम से ग्वालियर के एक उद्योगपति के साथ हुई। ढेर सारा दहेज भी दिया गया।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद पति पीटने लगा। सास ननद का भी ऐसा ही रवैया था। एक बार तो अर्चना को उसके माता पिता के सामने ही पीटा गया। बेटी को बचाने आया बाप भी दामाद के हाथों पीटा गया। My parents are waiting outside the gate. They'd come to drop me. They heard me shouting, बचाओ बचाओ। इतनी जोर की जब थप्पड़ मारा था वो मेरे को, तो मैं गिर पड़ी, तो ये लोग भागे भागे आए। In the meantime, my brother-in-law came from upstairs. He held me by my hair and he started pulling me. My little son was 8 months old that time. He was in my godi. खींच के मेरे को कमरे में ले गया। My father came inside to help me, to save me. My husband started beating him on his head, tore off his clothes, और दूसरे कमरे में try to segregate him, अकेले मारने लगे। जब वो मेरे को बचाने आया, मैं यहाँ से छूट गई उनको बचाने के लिए, तो my husband pushed him inside the drawing room. अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है, and he threw my mother away. She came to help. और मैं जैसे उठी अपने फादर को बचाने का, my brother-in-law came again, pulled me by my hair and took me over there to the next room. This fellow fell. My mother-in-law was standing and watching, and she did not do anything about it. Instead, she said, "Karo, karo." My maid was standing over there, and my sister-in-law. My sister-in-law was also standing. By the time my father got free, he sent my sister-in-law, says, "What is your husband doing? Go and stop him." डांट के भेजा उसको। फिर she went. By the time all my hair had come off, I was bald over here and I was bleeding through my nose. My brother-in-law had hit me over here. And I was in terrible state. My father was with torn clothes. My son was crying. My daughter was standing and watching. उसको तो खींच लिया था कमरे में। दिल्ली में पढ़ी बढ़ी अर्चना को जब पुलिस और कानून से सहायता लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो जरा सोचिए उन महिलाओं के बारे में जिन्हें यह भी नहीं पता कि कोर्ट कचहरी और पुलिस से कैसे जूझा जाता है। अगर 498A सेक्शन नहीं जानता है इंडियन पीनल कोड का, जैसे 420 सारे जानते हैं, 302 सब जानते हैं, लेकिन 498A सेक्शन घरेलू वायलेंस पर है, ये आम जनता नहीं जानती। इसलिए वो कहती है डोमेस्टिक वायलेंस पर पुलिस भी कई बारी आनाकानी करती है कि अरे इसके लिए तो डाउरी प्रावधान, डाउरी की अगर वायलेंस है तो अब हम बनाएंगे, ये तो घरेलू वायलेंस है, क्योंकि चोटी तो लगी, घर में घरेलू तो होता ही है, तानेबाजी तो हुई, गाली गलौची तो हुआ, थप्पड़ी तो मारा। सो इसलिए वो सोचते हैं जब तक डाउरी से लिंक नहीं है तो 498A नहीं लगेगी, जबकि 498A घरेलू वायलेंस से भी लिंक्ड है। इसलिए ये लॉयर्स कलेक्टिव और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये सोचा कि ऐसी स्थिति के लिए एक स्पेसिफिक लॉ हो तो अच्छा है, लेकिन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि 498A का जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सपेंशन है, वे सारी जजमेंट से आ रहा है, कोर्ट की जजमेंट से। तो इसका मतलब जिस पुलिस ऑफिसर को या जिस संस्था को या जिस व्यक्ति को या जिस महिला को जजमेंट्स नहीं मालूम, जो कि आम उनको मालूम नहीं होती, तो वो सोचती हैं घरेलू वायलेंस तो 498 में नहीं आएंगी। जो 498A ही नहीं जानती तो जजमेंट्स कहाँ से जानेंगे। घरेलू हिंसा पर काबू पाने के लिए 1983 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर धारा 498A को शामिल किया गया। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति या पति का संबंधी मारपीट करता है, मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो महिला पुलिस थाने में धारा 498A के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। 1983-1984 में जब ये आया, अमेंडमेंट आया, तो उसी टाइम एक लड़की का फ़ोन आया था कि मेरे हस्बैंड ने पीटा है, वो सोफे से उसको चोट लगी और उसके सिर पे बहुत भारी चोट आई और वो गिर गई। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारी क्लाइंट थी, तो उसने कहा कि पुलिस को बुलाया जाए। हमने पुलिस को बुलाया। उस टाइम जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, यहाँ तो कोई ऑफेंस नहीं बनता है, ये तो हस्बैंड ने वाइफ को पीटा है, ये तो चलता ही है। उस वक्त हम लोग बहुत हैरान थे, बिकॉज ये एक्ट आ चुका था, लेकिन इतनी एजुकेशन नहीं थी इन लोगों में, ना उनको प्रॉपर्ली सिखाया गया था कि ये एक ऑफेंस है
और वो कॉग्निसेंस लेके उसके आधार पे एक केस बना सकते हैं। लेकिन हमारे परसुएशन पे उन्होंने केस बनाया और वो केस चला और कोर्ट तक गया और फाइनली जाके वो लड़की इस केस को जीत गई। तो इस तरीके से हमारे कानून में, हमारे समाज में ऐसे परिवर्तन आते रहे हैं जिसके आधार पे डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस के ऊपर लोग एक्शन ले सकते हैं। और ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है हमारे देश में एक और चीज़ का, जब डाउरी मांगी जाती है, दहेज प्रथा जो हमारे देश में बहुत गंदी तरह से चलती है और लड़कियों को उसके बल पे अत्याचार किया जाता है, तो वो दहेज प्रथा भी, दहेज मांगने के ऊपर भी क्रूअल्टी मानी जाती है इस सेक्शन के अंडर। और अगर इस बेसिस पे कोई क्रूअल्टी की जाती है तब भी वो ऑफेंस बनता है इंडियन पिनल कोड के अंडर सेक्शन 498A। हालांकि इसमें भी कुछ और सुधार की गुंजाइश है और इसमें सुधार के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक विधेयक बनाया है जो अभी संसद में लंबित है। सब महसूस करते हैं कि बिकॉज द पुलिस इज नॉट सेंसिटिव और द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सेंसिटिव, उसको न्याय मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो समस्या है उसको कोई नहीं समझता और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसमें एंटी विमेन एटीट्यूड आ जाते हैं या प्रो मैन एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि शी डजंट गेट जस्टिस। तो इसके लिए बहुत मेहनत से पिछले 2 साल से हम लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को इसमें हमने इन्वॉल्व किया है एंड वी हैव रीवर्क्ड द जेंडर ट्रेनिंग करिकुला टू इम्पार्ट सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी टू द पुलिस, टू the administrative people, to the judiciary and to the media। बहुत बड़ा काम है ये। और उसके लिए भी अलग अलग स्टेट्स में ग्रास रूट्स लेवल से लेके ऊपर तक की वर्कशॉप्स करी हैं ताकि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी इंसाइट्स या परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग ऐसी ना हो जो हम चूक जाएं। पिंकी आनंद ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इससे अब परिवार टूटने की दर में वृद्धि हो गई है और हर चीज का इलाज सिर्फ कानून तो नहीं है। हाँ, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिले तो हालात में कुछ बदलाव आ सकते हैं। एक तो इसके बेसिस पे फैमिलीज टूट रही हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि कानून नहीं था, कोई साधन नहीं था, अगर कुछ होता भी था तो लड़कियां या वाइफ कह लीजिए वो चुप रहती थी और इसको बर्दाश्त कर लेती थी। उस बर्दाश्त के बाद कभी कभी सिचुएशन चेंज भी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन फैमिली बनी रहती थी, एक परिवार जो है एक समाज में है वो चलता रहता था। आज की तारीख में हमारे में कोई टॉलरेशन नहीं रह गई है, कानून बन गया है, वो अवेलेबल है, इसलिए किसी भी बात के ऊपर एक्शन इसमें लिया जा रहा है, छोटी से छोटी बात के ऊपर। और जहाँ तक बात हुई कि इसमें कैसे ये कितना सक्सेसफुल है या कितनी तेज़ी से हो जाता है, हमारे समाज में कानून में कुछ देर तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन जो मैं आपको दूसरी बात बता रही थी वो ये है, जो हमको लगता है काफ़ी कुछ केसेस इस प्रोविज़न के अंडर सेटल हो जाते हैं। एक सिर्फ कानून में शायद चेंज आ सकता है जिससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, वो अगर हम लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स पूरी तरह से दें। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो लड़कियों को हक है, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के 4 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, वहाँ पर लड़कियों को राइट्स दिया गया है, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं दिया। अगर हम लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स दे देते हैं तो कुछ हद तक उनकी लाइफ सिक्योर हो सकती है अपने पेरेंट्स के घर में। लेकिन इसके अलावा कानून ये कहे कि ये भी क्रूअल्टी होगी, मेरे हिसाब से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और हर चीज़ को एक कानूनी दायरे में देख के समाज को खराब कर देंगे। ये तो हुआ कानूनी पहलू, लेकिन क्या कानून हर मुश्किल का हल है? महिलाएं पति को बार बार माफ कर उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद रखती हैं, लेकिन क्या इससे पति राह पर आ जाते हैं? इस हाल में उन्हें क्या करना चाहिए? जब हिंसा पहली बार हुई, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, किसी भी प्रकार की हिंसा हुई, अगर लड़की ने अपना पैर नहीं रखा, इफ शी हैज नॉट पुट हर फुट डाउन, तो हमेशा वो एक प्रकार से जो समस्या है उनको निमंत्रण दे रही है कि तुम आके मेरे घर में बैठ जाओ। माँ बाप को जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि आप जब अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कि मैंने इतना पैसा छोड़ दिया, इतनी जायदाद छोड़ दी। आप ये सोचिए कि आप बच्चों के लिए क्या सीख छोड़ के जा रहे हैं, क्या हेरिटेज छोड़ के जा रहे हैं।
आपका जो अपना व्यवहार है वो एक कर्ज की तरह आपको, जब आप मर भी जाएंगे, आपके ही घर के अंदर पूरा परिवार ले डूबेगी, पूरा घर का वातावरण ले डूबेगी, क्योंकि आपने जो बच्चों को आज सीख दी है वो आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद भी वही सीख उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट बन के रह जाएगी। तो आपको हमेशा, माँ बाप को हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि वो बच्चों के सामने जो भी कार्य कर रहे हैं सोच के करें, समझ के करें, क्या ये कार्य मेरा बच्चा बड़ा होकर करेगा तो मैं इसको उचित मानूंगा या नहीं मानूंगा, उचित मानूंगी या नहीं मानूंगी। जाहिर है महिलाओं को पहला कदम खुद ही उठाना होगा, बाकी के दरवाजे तो बाद में खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक और जहां ऐसे उदाहरण हैं कि महिलाएं अपने पतियों को राह पर लाई हैं, तो दूसरी तरफ कईयों के साथ तलाक तक की भी नौबत आई है। शशि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि वो दूसरों को सहारा देने तक की क्षमता रखती हैं। हाँ, क्योंकि जब भी कोई लेडी ऐसे दिखती है जहाँ भी मुझे लगता है कि इसको कोई एक्सप्लॉइट करे या वो मजबूर होकर किसी एक कॉम्प्रोमाइज़ करे ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है उसको हम अगर फाइनेंशियली और हर तरह से मॉरल सपोर्ट दें तो शायद उसको ये ना लगे कि मैरिज करे और फिर एक और हस्बैंड के साथ उसको झेलना पड़े, या वो किसी और से कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो इसलिए जैसे कि ये एक लड़की आई जिसकी विडो थी, वो रानी, तो उसके बच्चे तो नहीं आए थे, उसकी बड़ी बेटी की शादी कर रहे थे गांव में। तो मुझे लगा कि 12 साल की उम्र में उससे शादी कर रहे हैं, इससे अच्छा है मैं सब बच्चों को ले आऊँ। तो चारों बच्चों को लेके मैं यहाँ आ गई और रानी भी यहाँ रह रही है। 8 साल हो गए उसको, भी बच्चे छोटे छोटे आए थे, वो भी हो गए। उसके साथ भी मुझे स्टोरी मालूम पड़ी कि उसके देवर ने ऐसे कह दिया कि जूते की नोक पे रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। तो बताने लगी कि बस इतना सोच ही रहे थे कि भगवान के आसरे रहेंगे, हस्बैंड की डेथ हो गई और जो खेत होता है उसको करने के लिए मर्दानगी चाहिए होती है, वो उसमें इतनी दम नहीं थी। और हमारा कोई वो ऐसा एहसान नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हम तो ये समझ रहे कि ईश्वर ने जिस तरह से हमको दोबारा सेटल किया, अगर वही पैसा हम किसी किटी पार्टी में लगाएं या हम कोई क्लब्स में लगाएं या हम कहीं घूमें या हम एक कार और ख़रीद लें या एक बहुत बड़ा मकान और ले लें, तो वो चीज़ें कितनी हम समेट पाएंगे। लेकिन अगर वो पैसे से ये बच्चे बन जाते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो हम तो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, हम उसको देखते हैं वो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, तो हमें लगता है कि जैसे हमें गृहस्थी मिल रही है। महिलाओं को ये समझना होगा कि अपने हक के लिए आवाज उन्हें खुद ही उठानी है। आखिर आधी से ज्यादा आबादी अपने आप में एक शक्ति है जो उन्हें अपने अंदर महसूस कर जागृत करनी होगी, तभी वो नाइंसाफी के खिलाफ संघर्ष कर अपनी जिंदगी स्वाभिमान और इज्जत के साथ जी सकेंगी। छम छम नाचो नाचो छम